मैंने स्कूल की टीचिंग बिल्डिंग को दोबारा बनवाने के लिए 12 मिलियन दान किए थे, लेकिन रिबन कटिंग समारोह वाले दिन दानदाता के रूप में स्कूल बोर्ड चेयरमैन के बेटे फोंगमिंग का नाम सामने आया। मुझे पता है कि पैसे तुमने दान किए हैं, लेकिन तान्यू को विदेश की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करने के लिए इस रेप्यूटेशन की जरूरत है। इसे अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाने जैसा समझो। मैं इतना गुस्सा हुआ कि हंस पड़ा। मेरे पैसों को अपने बेटे के लिए सीढ़ी बनाना चाहते हो? ठीक है, तो आज मैं उस सीढ़ी को कब्र का पत्थर बना दूंगा। असल में पिछले नवंबर में स्कूल फाउंडेशन के डायरेक्टर ने मुझसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि पुरानी टीचिंग बिल्डिंग बेहद खतरनाक हालत में है और तुरंत दोबारा बनानी होगी। एक सफल पूर्व छात्र होने के नाते मैंने बिना झिझक 12 मिलियन दान कर दिए। इसी फंड से नई बिल्डिंग तैयार हुई और मुझे उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया। प्रिंसिपल स्टेज पर भाषण दे रहे थे। हमारे स्कूल का डेवलपमेंट उत्कृष्ट पूर्व छात्रों के उदार सहयोग पर निर्भर करती है। यह नई टीचिंग बिल्डिंग हमारे महान पूर्व छात्रों के समर्पण का फल है। लेकिन भाषण खत्म होते ही एक युवा लड़का महंगे सूट में स्टेज के बीचों बीच खड़ा हो गया। मैं उसे पहचानता था। शियाओ त्यानियू, प्रिंसिपल शियाओ दिहाई का बेटा। निकम्मा लड़का। पिछले साल ही स्कूल से निकला था और सुना था कि किसी घटिया विदेशी कॉलेज में समय बर्बाद कर रहा है। फिर वह यहाँ क्यों खड़ा था? मेरे बगल में खड़े चश्मे वाले आदमी ने मुस्कुराकर कहा, सही परिवार में पैदा होना भी एक हुनर है। देख रहे हो, वो प्रिंसिपल शियाओ का बेटा है। सुना है उसने स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए 10 मिलियन से ज्यादा दान दिए हैं। क्या कहा? उसने दान दिए। मेरे दिल में अचानक बेचैनी उठी। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, दान पट्टिका से लाल कपड़ा हटाया गया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, शियाओ त्यानियू, दान राशि 12 मिलियन। नीचे बैठे मेहमान तालियां बजा रहे थे, लेकिन मेरी मुट्ठियां कस चुकी थीं। मेरी निस्वार्थ मदद किसी रसूखदार इंसान के लिए सीढ़ी बन चुकी थी। समारोह खत्म होने के बाद प्रिंसिपल हर मेहमान से हाथ मिला रहे थे। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर सबके सामने मेरी तारीफ की। लेकिन जब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह धीमी आवाज में बोले, फोंगमिंग, मुझे पता है पैसे तुमने दिए हैं, लेकिन तान्यू को विदेश की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करना है। इसे अगली पीढ़ी के लिए मदद समझ लो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन दान समझौते में नाम मेरा है। वह मुस्कुराए। युवा लोगों को नाम और शोहरत की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। असली बात समर्पण की भावना है। और अगर यह मामला बाहर गया तो स्कूल की रेप्यूटेशन भी खराब होगी और तुम्हें भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैंने उस व्यंग्यात्मक दान पट्टिका को देखा, फिर स्टेज पर नाटक कर रहे शियाओ तियान्यू को। तभी मैंने फैसला कर लिया। मैंने प्रिंसिपल का हाथ झटक दिया और सीधे स्टेज की ओर बढ़ गया। सभी लोग कृपया एक क्षण रुकिए। प्रिंसिपल समझ गए कि मैं क्या करने वाला हूँ। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे नीचे से मुझे रोकने का इशारा करने लगे, लेकिन मैंने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने माइक पकड़ा और कहा, सभी लोग सुनिए, मेरा नाम फोंगमिंग है। मेरा प्रिंसिपल शियाओ से एक सवाल है। ये टीचिंग बिल्डिंग जिसे मैंने फंड करके बनवाया, उसकी दान पट्टिका पर किसी और का नाम क्यों लिखा है? पूरा हॉल सन्न रह गया। क्या किसी ने झूठा दावा किया है? स्थिति बिगड़ती देखकर प्रिंसिपल पागलों की तरह मेरी ओर दौड़े और मुझे स्टेज से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैंने आसानी से उन्हें चकमा दिया और अपने फोन का डेटा बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दिया। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था, मेरी कंपनी के अकाउंट से स्कूल फंड में कुल 12 मिलियन ट्रांसफर हुए थे। काले सफेद सबूत देखकर पूरा हॉल हंगामे से भर उठा। शिक्षा विभाग के अधिकारी गुस्से से लाल हो गए। रिपोर्टर्स तुरंत कैमरे लेकर रिकॉर्डिंग करने लगे ताकि इतनी बड़ी खबर छूट न जाए। यह देखकर शियाओ त्यान्यू पूरी तरह घबरा गया। ये रिकॉर्ड नकली है। मेरे पिता ने कहा था कि ये फोंगमिंग और मेरा जॉइंट डोनेशन है। मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, सारे पैसे मेरी जेब से आए हैं। अब इसे भी झूठ कहोगे? क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? प्रिंसिपल शियाओ। एक पल के लिए सबकी नजरें शियाओ दिहाई पर टिक गईं। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। चेहरे की चर्बी तक कांप रही थी। ये जरूर डेटा एंट्री की गलती होगी। जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दी जाएगी। मैंने ठंडे स्वर में उसकी बात काट दी। यह कोई गलती नहीं है, यह चोरी है। मैंने बिना दया किए उसका झूठ सबके सामने उजागर कर दिया और स्टेज के नीचे मौजूद लोगों से गंभीर आवाज में कहा, डोनेटेड फंड्स के मैनेजमेंट में स्कूल की गंभीर लापरवाही को देखते हुए मैं औपचारिक रूप से अपना पूरा डोनेशन वापस लेता हूँ। अगर एक हफ्ते के भीतर पैसे वापस नहीं किए गए तो अदालत में मिलेंगे। शियाओ दिहाई गुस्से से कांप उठा। फोंगमिंग, तुमने मेरी अच्छी खासी योजना बर्बाद करने की हिम्मत की है। देखते हैं आगे क्या होता है। जब मैं होटल वापस लौटा तब तक स्कूल डोनेशन घोटाला और डोनेशन की झूठी पहचान वाले हैशटैग ट्रेंडिंग में नंबर 1 बन चुके थे। पोस्ट के नीचे हजारों कमेंट आ चुके थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जल्द ही लोगों ने समारोह की लाइव वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी। फिर किसी ने शियाओ त्यान्यू के सोशल मीडिया अकाउंट तक खोज निकाला। उसकी प्रोफाइल में हर वीडियो सिर्फ अमीरी दिखाने वाला था। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी पार्टियां। जनता का गुस्सा फट पड़ा। वो लड़का तो पिछले साल ही ग्रेजुएट हुआ है, उसके पास इतना पैसा आया कहां से? समझे नहीं? इसे कहते हैं बाप के दम पर जीना। कहीं ये पैसा गलत तरीके से तो नहीं आया? सही बात, संबंधित विभाग को पूरी जांच करनी चाहिए। उसी दौरान
मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। वे लोग मुझसे मिलकर गलत फहमी दूर करना चाहते थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। कौन जाने ये कोई जाल हो। जब मीठी बातों से काम नहीं बना तो सामने वाले ने असली रंग दिखा दिया। नाटक बंद करो, जवान लोग भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। प्रिंसिपल शियाओ ने शिक्षा विभाग में सालों से संबंध बनाए हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ठंडी आवाज में बोला। वाइस प्रिंसिपल ली, क्या आप मुझे धमका रहे हैं? नहीं, बस याद दिला रहा हूँ, हर चीज बातचीत से हल हो सकती है। अगर तुम स्कूल के साथ जॉइंट डोनेशन का बयान जारी कर दो तो स्कूल तुम्हें मानद प्रोफेसर की उपाधि दे सकता है। इससे तुम्हारी कंपनी को भी फायदा होगा। मैं हंसा। 3 साल बाद भी आप लोग बिल्कुल नहीं बदले। मिस्टर फोंग, आपका क्या मतलब है? मैंने धीरे धीरे कहा। 3 साल पहले एक जूनियर छात्रा के पिता गंभीर रूप से बीमार थे। ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। उसने स्कूल फोरम पर मदद मांगी थी, लेकिन स्कूल की छवि खराब होने का बहाना बनाकर उसकी पोस्ट डिलीट कर दी गई। बाद में कुछ छात्रों ने मिलकर 10,000 युआन इकट्ठा किए, लेकिन वो काफी नहीं थे। आखिरकार उसे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। मैंने इमरजेंसी रिलीफ फंड में दान इसलिए दिया था ताकि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो, लेकिन अब लगता है मैं सिर्फ गलत नहीं था, बल्कि बेहद गलत था। दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर मैंने अंतिम चेतावनी दी, 1 हफ्ते के अंदर पैसे वापस करो, वरना सारे सबूत पैक करके इंटरनेट पर डाल दूंगा। मैंने उन्हें जवाब देने का मौका भी नहीं दिया और कॉल काट दी। तभी मैंने देखा कि पुराने क्लासमेट्स के बहुत सारे मैसेज आ चुके थे। कुछ लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, कुछ चिंता कर रहे थे कि कहीं मैं मुसीबत में न पड़ जाऊं। एक दोस्त ने तो शियाओ त्यान्यू की सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी भेजा। फोटो में वह एक काली मर्सिडीज बेंज जी क्लास के पास खड़ा सेल्फी ले रहा था। कैप्शन था, दुनिया में हमेशा कुछ छोटे लोग होते हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं और अफवाहें फैलाते हैं। कितना हास्यास्पद। इतनी बड़ी मुसीबत के बीच भी वह दिखावा करने से बाज नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट सेव कर लिया। उसी समय फिर एक कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से शियाओ त्यान्यू की गुस्से भरी आवाज गूंजी। फोंगमिंग, समझदारी से काम लो, मेरे पिताजी के साथ जॉइंट डोनेशन का बयान जारी करो, वरना मैं तुम्हारी कंपनी कल से बंद करवा दूंगा। मैं शांत स्वर में बोला। बोल चुके? वह भड़क गया। ये कैसा रवैया है? मैंने ताना मारा। तुम्हारे पिताजी की तनख्वाह महीने की सिर्फ 20,000 है। तुम अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो, तो फिर 1 मिलियन से ज्यादा की जी क्लास खरीदने के पैसे कहां से आए? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, फोंगमिंग, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैं यकीन दिलाऊंगा कि तुम इस शहर से बाहर नहीं जा पाओगे। मैं हल्का मुस्कुराया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मेरियट होटल, कमरा 1806। और हाँ, कुछ और लोगों को साथ लेते आना, वरना असरदार नहीं लगेगा। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पीपहोल से बाहर देखा। 2 हट्टे कट्टे आदमी और उनके साथ शियाओ त्यान्यू, कुल 3 लोग काफी जल्दी पहुंच गए थे। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, फोंगमिंग, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, मीडिया के सामने तुरंत माफी वाला बयान जारी करो, कहो कि ये सब गलत फहमी थी और गलती तुम्हारी थी। मैंने उन गुंडों की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अरे भाई, तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे दिए गए हैं? मेरे अचानक पूछे गए सवाल से वह हट्टा कट्टा आदमी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने सच सच रकम बता दी। हम सिर्फ 5,000। मैं हंस पड़ा। इस लड़के को बाहर फेंक दो, मैं तुम दोनों को 10-10 हजार दूंगा। दोनों गुंडे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उनकी नजर शियाओ त्यान्यू पर गई। उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि वे किस तरफ झुक रहे हैं। यंग मास्टर शियाओ, आपने सच में बहुत कम पैसे दिए हैं। शियाओ त्यान्यू का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। तुम लोग जानते भी हो मेरे फादर कौन है? शियाओ दिहाई, अगर मेरे खिलाफ गए तो यकीन मानो तुम्हारी रोजी रोटी छीन लूंगा। लेकिन उसकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल दोनों गुंडों ने उसे बेरहमी से पकड़कर लिफ्ट में फेंक दिया। पूरे समय वह चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उन परेशान करने वाली मक्खियों को भगाने के बाद मैं सोफे पर लेट गया और लंबी सांस ली। आखिरकार थोड़ी शांति मिली। कुछ ही देर बाद मेरे फोन पर बैंक ट्रांसफर का नोटिफिकेशन आया, ठीक 12 मिलियन युआन। उसी समय दरवाजे के नीचे से किसी ने एक पर्ची अंदर सरका दी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जितना मिला है उसी में खुश रहो। मैंने तिरस्कार से उस कागज को मरोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। अब पीछे हट जाऊं? मैं हल्का मुस्कुराया। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगली सुबह मुझे एक फोन आया, क्या आप मिस्टर फोंगमिंग हैं? कृपया कल सुबह यहाँ आइए। अगले दिन जब मैं पहुंचा तो मेरा स्वागत वही आदमी कर रहा था जिसने कल फोन किया था। क्या आप मिस्टर फोंगमिंग हैं? मेरा नाम ली झिंगुआ है। आपसे मिलकर खुशी हुई। औपचारिक बातें खत्म होने के बाद वह मुझे मीटिंग रूम में ले गया। सबसे पहले उसने उस दिन की पूरी घटना के बारे में पूछा। मैंने शुरुआत से अंत तक सब विस्तार से बताया और साबित किया कि मेरी हर बात सच थी। फिर मैंने वह रिकॉर्डिंग भी चला दी जिसमें प्रिंसिपल कह रहे थे, तान यू को विदेश की शीर्ष यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करना है, इसे अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाना समझो। रिकॉर्डिंग सुनकर ली झिंगुआ की आंखें गंभीर हो गईं। ये बेहद महत्वपूर्ण सबूत है, इसकी एक कॉपी बनानी होगी। फिर उसने पूछा, शियाओ परिवार के पीछे की अंदरूनी कहानी के बारे में आपको कितना पता है? मैंने सिर हिलाया। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अजीब बात है, उन्होंने 12 मिलियन तय समय से 6 दिन पहले ही लौटा दिए। आपको नहीं लगता वे कुछ छिपा रहे हैं? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर ये सचमुच सिर्फ डेटा एंट्री की गलती होती तो उन्हें इतनी जल्दी पैसे लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उसे होटल वाली घटना भी बता दी, कैसे उन्होंने मुझे चुप रहने की धमकी दी, कैसे शियाओ त्यान्यू लोगों को लेकर होटल आया
और कैसे मुझ पर झूठा बयान जारी करने का दबाव डाला गया। मैंने मजाक में कहा, हालांकि मैंने अपनी थोड़ी खास काबिलियत इस्तेमाल की और उन दोनों गुंडों ने अपने ही बॉस को बाहर फेंक दिया। इतनी गंभीर बातचीत के बीच भी ली झिंगुआ के होंठ हल्के से फड़क गए, जैसे हंसी रोक रहे हों। सारी जानकारी नोट करने के बाद उसने गहरी आवाज में पूछा, इस 12 मिलियन के अलावा क्या आपको स्कूल की फाइनेंस से जुड़ी कोई और गड़बड़ी पता है? वह हर शब्द के बाद रुककर मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हर बार सिर हिलाता रहा। उसके चेहरे पर साफ निराशा दिखी। असल में हमें पहले भी कई शिकायतें मिली हैं, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं है। फिर उसने शियाओ तियान्यू की सोशल मीडिया प्रोफाइल खोली। महंगी कारें, आलीशान बंगले, लग्जरी पार्टियां। उसकी पोस्ट साफ दिखा रही थीं कि उसकी जिंदगी उसके पिता की कानूनी आय से कहीं ज्यादा आलीशान थी। फोटो देखते देखते ली झिंगुआ का चेहरा और गंभीर होता गया। जानकारी देने के लिए धन्यवाद, हम तुरंत इसकी जांच शुरू करेंगे। जाते समय उसने मुझे अपना निजी बिजनेस कार्ड दिया, अगर कुछ भी हो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं बाहर निकला ही था कि देखा मेरे फोन पर दर्जनों मिस्ड कॉल पड़ी थी। तभी फोन से आवाज आई, मिस्टर फोंग, वे लोग इतनी जल्दी खबर तक पहुंच गए थे। मुझे अचानक कुछ अजीब लगा। मैंने सावधानी से अपने आसपास नजर दौड़ाई और जैसा मुझे शक था, कुछ दूरी पर एक काली सेडान लगातार मेरा पीछा कर रही थी। मैं कुछ देर तक जवाब नहीं देता रहा और माहौल अचानक बेहद खतरनाक लगने लगा। मेरे पास शियाओ दिहाई के खिलाफ विस्फोटक सबूत है, लेकिन एक शर्त है, मुझे इस मामले में मत घसीटना। मैं तुरंत सतर्क हो गया। तुम कहाँ हो? स्कूल के पास वाले टी हाउस में, चिंग फोंग पवेलियन। मैं हल्का मुस्कुराया। हाँ, उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी जल्दी उसके खिलाफ हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने पीछे लगे लोगों से पीछा छुड़ाना था। जल्द ही मैं अपनी कार तक पहुंचा और मौका देखकर पीछा कर रही गाड़ी से छुटकारा पाने की योजना बनाई। मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। पीछे वाली काली सेडान तुरंत मेरे पीछे लग गई। अब वे लोग छिपने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। आगे ट्रैफिक सिग्नल लाल होने वाला था। मैंने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और आखिरी सेकंड में लेन बदल दी। पीछे वाली गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, जबकि मैं सीधे एक मॉल के अंडरग्राउंड पार्किंग में घुस गया। फिर पार्किंग के दो अलग अलग रास्तों का फायदा उठाकर आखिरकार उनसे पीछा छुड़ा लिया। इधर चिंग फोंग पवेलियन के निजी कमरे में तय समय करीब आ रहा था। जैसे ही उस आदमी ने मुझे दरवाजे से अंदर आते देखा, उसके चेहरे पर राहत की झलक आई, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। एक मिनट, पहले मुझे कुछ सुनिश्चित करना होगा। ये पक्का करने के बाद कि कोई मेरा पीछा करते हुए अंदर नहीं आया, उसने कांपते हाथों से अपने ब्रीफकेस से एक यूएसबी ड्राइव निकाली। मिस्टर फोंग, इसमें शियाओ दिहाई के भ्रष्टाचार के सारे सबूत हैं। उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। हर साल स्कूल को 8 लाख की सरकारी सब्सिडी मिलती है, लेकिन छात्रों तक मुश्किल से 1 लाख पहुंचते हैं। और नई स्कूल बिल्डिंग का निर्माण प्रोजेक्ट, उसका ठेका उसके साले को दिया गया। कीमत बाजार दर से पूरे 40% ज्यादा थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर तुम्हारे पास इतने सबूत थे तो पहले सामने क्यों नहीं आए? वह कड़वी हंसी हंसा, क्योंकि शियाओ दिहाई ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सारा दोष मेरे ऊपर डालने की तैयारी शुरू कर दी थी। तभी मुझे समझ आया, वह इसलिए नहीं घबराया था कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसका अंत तय है। वह लगभग गिड़गिड़ाने लगा। मुझे पता है मैं गलत था, लेकिन इन सबूतों के बदले कृपया इस बार मुझे बचा लीजिए। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हें मैं नहीं बचा सकता, तुम्हें सिर्फ तुम खुद बचा सकते हो। लेकिन उम्मीद है अब से तुम पूरी तरह सहयोग करोगे। उसने तुरंत सिर हिलाया, मैं पूरा सहयोग करूंगा। फिर उसने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, वैसे शियाओ दिहाई चुपके से आपकी कंपनी के टैक्स रिकॉर्ड की जांच करवा रहा है। ऊपर तक उसके संबंध है। लगता था सामने वाले लोग अब सच में बौखला चुके थे। इस बार मैंने सावधानी बरती। टी हाउस से निकलते समय अपनी कार लेने की बजाय टैक्सी पकड़ी और सीधे डिसिप्लिन इंस्पेक्शन बिल्डिंग पहुंचा। रास्ते में मैंने ली झिंगुआ को मैसेज भेज दिया कि मेरे पास स्कूल के फाइनेंशियल घोटालों से जुड़े नए सबूत हैं। जब टैक्सी पहुंची तो ली झिंगुआ पहले से बाहर इंतजार कर रहा था। उसने यूएसबी ड्राइव ली और गंभीर चेहरे से बोला, मिस्टर फोंग, अब आपको बेहद सावधान रहना होगा। कुछ लोग मजबूरी में बेहद खतरनाक कदम उठा सकते हैं। मैं मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। होटल लौटते ही मुझे कमरे में कुछ अजीब लगा। किसी ने मेरा कंप्यूटर छुआ था। मैंने तुरंत पर्दा हटाया। वही काली कार थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसी समय फोन वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने सामान सौंप दिया है, अब कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। इतनी खुली धमकी देखकर मैंने तुरंत कार का नंबर और मैसेज ली झिंगुआ को भेज दिया। उन्हें पता चल गया है कि मैंने यूएसबी दे दी है। वे होटल के नीचे मेरी निगरानी कर रहे हैं। कुछ ही देर में ली झिंगुआ का कॉल आया। नंबर प्लेट नकली है, ट्रेस नहीं की जा सकती, तुरंत होटल छोड़ो, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह जाओ, मैं लोगों को भेज रहा हूँ। मैंने बिना देर किए जरूरी दस्तावेज बैग में भरे और सीधे होटल की फायर एस्केप सीढ़ियों की तरफ भागा। लेकिन मैं कुछ ही कदम दौड़ा था कि नीचे से तेज भागते कदमों की आवाज आने लगी। कोई ऊपर चढ़ रहा था। मैं तुरंत 18वीं मंजिल के लिफ्ट एरिया की तरफ लौटा, लेकिन तभी देखा लिफ्ट तेजी से ऊपर आ रही थी। 15वीं मंजिल, 16वीं मंजिल स्पष्ट था। मैं घिर चुका था। उसी समय मेरी नजर पास खड़ी एक सफाई कर्मचारी पर पड़ी, जो गंदे बेडशीट्स वाली ट्रॉली संभाल रही थी। लिफ्ट खुलते ही दो भारी भरकम आदमी बाहर निकले। उधर सीढ़ियों से भी दो और गुंडे हांफते हुए पहुंच गए। चारों सीधे एक कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन तभी उनमें से एक
अचानक रुका। रुको, इसमें क्या है? उसने सफाई ट्रॉली की तरफ इशारा किया। सफाई कर्मचारी ने शांत स्वर में कहा, गंदे बेडशीट्स। कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर वह आदमी बोला, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। इधर कर्मचारी सर्विस लिफ्ट के अंदर बैठे हुए, मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अगर वे लोग थोड़ा भी ध्यान देते तो मैं पकड़ा जाता। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। होटल से बाहर निकलने के कुछ ही मिनट बाद वे लोग फिर मेरे पीछे पड़ गए, पागल कुत्तों की तरह। मुझे ली झिंगुआ की चेतावनी याद आई। मैं तुरंत मुड़कर पास के शॉपिंग मॉल की तरफ भागा। वीकेंड होने की वजह से वहां भारी भीड़ थी और मैं जल्दी ही लोगों के बीच गायब हो गया। लेकिन मैंने लापरवाही नहीं की। मैं सीधे एक कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में घुस गया और वहीं छिपकर ली झिंगुआ को अपनी स्थिति का मैसेज भेज दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार जवाब आया। मॉल की दूसरी मंजिल के सेंट्रल एट्रियम में जो आदमी ग्रे जैकेट पहने खड़ा है, वो मेरा साथी ऑफिसर वोंग है। मैंने सावधानी से ट्रायल रूम का दरवाजा थोड़ा खोला, ये पक्का करने के बाद कि वे गुंडे आसपास नहीं है। मैं धीरे धीरे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, ग्रे जैकेट वाला आदमी धीमे से बोला, मेरे पीछे आइए। करीब 20 मिनट बाद ऑफिसर वोंग मुझे एक पुराने और जर्जर अपार्टमेंट में ले गया। अंदर घुसते ही लंबे समय से इंतजार कर रहे ली झिंगुआ ने एक चौंकाने वाली खबर दी। 2 घंटे पहले लियू हुआ का कार एक्सीडेंट हो गया। मैं तुरंत गंभीर हो गया। वो कैसा है? हल्की चोटें हैं, लेकिन वो बुरी तरह डरा हुआ है। ये कहते हुए उसने दुर्घटना स्थल की कुछ तस्वीरें मेज पर फेंक दी। एक डंप ट्रक पलटा हुआ था, लेकिन सड़क पर सिर्फ 2 मीटर लंबे स्किड मार्क्स थे। मैंने तस्वीरें देखते हुए कहा, यह एक्सीडेंट नहीं था, यह किसी को हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश थी। ली झिंगुआ ने सिर हिलाया। उस यूएसबी ड्राइव की वजह से। फिर उसने आगे बताया, हमारी टेक्निकल टीम ने यूएसबी की जांच कर ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कोटेशन फर्जी तरीके से बढ़ाए गए थे। गरीब छात्रों के लिए आई सब्सिडी में से 3 मिलियन युआन से ज्यादा गबन किए गए और आखिरकार वो सारा पैसा उसके बेटे के विदेशी खाते में पहुंचा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। अगर सबूत इतने पक्के हैं तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ली झिंगुआ हल्का हंसा, क्योंकि वो बूढ़ा लोमड़ी अभी अस्पताल में बीमारी का नाटक कर रहा है ताकि थोड़ा समय खरीद सके। फिर उसने अचानक कहा, और एक बात, अस्पताल में लियू हुआ खास तौर पर आपसे मिलना चाहता है। उसने कहा, मामला 3 साल पहले स्कूल छोड़ने वाले एक छात्र से जुड़ा है। मेरा दिल धक से रह गया। क्या वो वही हो सकता है? देर रात अस्पताल के वार्ड में जब लियू हुआ ने हमें आते देखा, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, मैंने सोचा था ज्यादा से ज्यादा नौकरी जाएगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे मेरी जान लेना चाहेंगे। उसने गहरी सांस ली। अब कुछ बातें छिपाने का कोई मतलब नहीं। फिर उसने 3 साल पुराने मामले का सच बताया। चान शियाओयू नाम के छात्र ने उस समय फाउंडेशन से 20,000 युआन राहत राशि के लिए आवेदन किया था, लेकिन शियाओ दिहाई ने यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया कि वह योग्य नहीं है। वह कुछ पल रुका, फिर धीमे स्वर में बोला, असल में वो पैसा शियाओ दिहाई ने गबन कर लिया था और उसे अपने भतीजे शियाओ छोंग की रेनोवेशन कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं और चान शियाओयू के पिता लियू हुआ ने सिर झुका लिया। डायलिसिस के पैसे न होने की वजह से वो घर पर तड़प तड़प कर मर गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं खिड़की के बाहर काली रात को देखता रहा। धीरे से मेरे मुंह से निकला, यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, ये इंसानियत को खा जाने वाली दरिंदगी है। मैंने तुरंत ऑफिसर वोंग की तरफ देखा। उस रेनोवेशन कंपनी का पता लगाओ। वोंग ने घड़ी देखी, लेकिन अभी तो आधी रात है। मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, इसीलिए तो जाना है। अंधेरे में ही वो चीजें दिखाई देती हैं जो रोशनी से डरती हैं। रात 11 बजे, दाशिन डेकोरेशन कंपनी, 38 गेंसी रोड। यही था शियाओ दिहाई के भ्रष्टाचार का अड्डा। ऑफिसर वोंग मेरे साथ ऊपर आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। अगर मैं अकेला जाऊंगा तभी वे अपने असली दांत दिखाएंगे। सावधानी के लिए मैंने फोन को डायल स्क्रीन पर तैयार रखा ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत ऑफिसर वोंग को कॉल कर सकूं। सब तैयार होने के बाद मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। कौन हो तुम? मैंने शांत स्वर में कहा। अपने बॉस से कहो फोंगमिंग आया है। कुछ देर बाद गंजे आदमी ने मुझे अंदर आने दिया और दूसरी मंजिल के ऑफिस तक ले गया। रोजवुड की मेज, महंगा लेदर सोफा। भले ऑफिस ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन सजावट बेहद आलीशान थी। साफ था कि सालों से बहुत काला पैसा कमाया गया था। इस समय शियाओ दिहाई का छोटा भाई शियाओ चोंग एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठा था। वह मुझे देखकर हैरान लग रहा था। मैंने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे पूछा, मैं चान शियाओयू का कर्ज वसूलने आया हूँ। क्या तुमने उसके पिता के इलाज के लिए मिले 20,000 युआन हड़प लिए थे? शियाओ चोंग एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर अचानक ठंडी हंसी हंसा। लड़के, खाना कुछ भी खा सकते हो, लेकिन बोलना सोच समझकर चाहिए। वो स्कूल फंड का अंदरूनी वितरण था, पूरी तरह कानूनी। मैंने तीखे स्वर में कहा, गरीब छात्र की लाइफ सेविंग मनी को अपनी डेकोरेशन कंपनी में भेजना तुम्हारे हिसाब से कानूनी है? वह मुस्कुराया, इसे कहते हैं नियमों के मुताबिक काम करना। फिर उसने दराज से एक रसीद निकाली और मेरी तरफ फेंक दी। उस पर लिखा था, चान शियाओयू, 20,000 युआन, तारीख 12 सितंबर 3 साल पहले। रसीद देखते ही मैं जोर से हंस पड़ा। प्रेसिडेंट शियाओ, अगर नकली दस्तावेज बनाना ही था तो कम से कम थोड़ी मेहनत तो करते। मैंने कागज हवा में लहराया। तुम्हें नहीं लगता ये कागज कुछ ज्यादा ही नया दिख रहा है? 3 साल पुराने कागज में जरा भी पुरानापन नहीं दिख रहा। और अगर मुझे सही याद है तो 3 साल पहले सितंबर में तुम्हारी कंपनी शुरू हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। रजिस्टर्ड कैपिटल
सिर्फ 5 लाख युआन था, और तुम कह रहे हो कि तुमने बिना किसी फायदे के 20,000 युआन दान कर दिए, यानी अपनी पूरी कैपिटल का 4%। क्या तुम्हें लगता है टैक्स विभाग बेवकूफ है? शियाओ चोंग की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। लड़के, जो लोग बहुत ज्यादा जानते हैं वे अक्सर ज्यादा दिन नहीं जीते। यकीन मानो, शायद तुम आज रात इस दरवाजे से बाहर ना निकल पाओ। इतनी खुली धमकी के बावजूद मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मैं शांत स्वर में बोला, इस सड़क के सारे सीसीटीवी सीधे पुलिस स्टेशन से जुड़े हैं। अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो नीचे बैठे ऑफिसर वोंग बैकअप भेजेंगे या नहीं? ये सुनते ही शियाओ चोंग तुरंत दरवाजे के पास लगे मॉनिटर की तरफ भागा। स्क्रीन पर सचमुच ऑफिसर वोंग की कार दिखाई दे रही थी। उसने दांत भींचे। सीधे मुद्दे पर आओ, तुम्हें चाहिए क्या? मैंने बिना हिचक जवाब दिया। पिछले 3 सालों में स्कूल से तुम्हारे पास जो पैसा ट्रांसफर हुआ, उसके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड। नामुमकिन, वह लगभग चिल्ला उठा। अगर वो अकाउंट बुक्स मैंने दे दी तो मैं और मेरा भाई दोनों खत्म हो जाएंगे। मैंने धीरे से कहा, अगर अभी दे दोगे तो उसे अपराध स्वीकार करना कहा जाएगा, लेकिन अगर शियाओ दिहाई के गिरफ्तार होने तक इंतजार किया तो तुम सीधे उसके साथ ही माने जाओगे। शियाओ चोंग कुछ पल चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, सिर्फ मैं ही उस पैसे में शामिल नहीं हूँ, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने पैसा मेरे जरिए घुमाया। अगर मैंने मुंह खोला तो वे मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि वे तुम्हारी रक्षा करेंगे? मुसीबत आने पर सबसे पहले बलि का बकरा तुम ही बनोगे। आखिरकार उसने दांत पीसते हुए तिजोरी खोली और एक काली नोटबुक बाहर निकाली। ये कॉपी है, अगर असली चाहिए तो मुझे $5 लाख दो और देश से बाहर भेजो। मैंने हल्की हंसी के साथ पूछा, तुम्हें सच में लगता है यह मुमकिन है? वह ठंडे स्वर में बोला, वो तुम्हारी समस्या है। तुम्हारे पास असली सबूत नहीं होंगे तो मेरे भाई को ज्यादा से ज्यादा पद से हटाया जाएगा, लेकिन अगर वो वापस आ गया तो सोचो सबसे पहले किसके पीछे आएगा। उसी समय मैंने फोन पर नजर डाली। 15 मिनट गुजर चुके थे। मैंने फैसला किया कि फिलहाल खेल में साथ देना ही बेहतर है, इसलिए मैंने अस्थायी तौर पर उसकी शर्तें मान ली। अपार्टमेंट लौटते ही मैंने ली झिंगुआ को पूरी बात बता दी। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर दृढ़ आवाज में बोला, कल एक्सचेंज के लिए जाओ, हमारे लोग आसपास निगरानी करेंगे। जैसे ही असली दस्तावेज हाथ लगे तुरंत गिरफ्तारी होगी। मैंने पूछा, अगर उसे शक हो गया कि ये जाल है? ली झिंगुआ मुस्कुराया, तब न उसे पैसे मिलेंगे और न भागने का मौका। उसके बाद हमने अगले दिन की पूरी योजना विस्तार से तय की, जब तक मैं ली झिंगुआ द्वारा तैयार किए गए सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा। रात के 2 बज चुके थे। मैं अभी बिस्तर पर लेटा ही था कि फोन फिर बज उठा। अनजान नंबर। फोन उठाते ही शियाओ दिहाई की भारी आवाज सुनाई दी, फोंग मिंग, मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा, पैसे लो और शहर छोड़ दो। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, शियाओ दिहाई, क्या तुम्हें लगता है 20 मिलियन किसी इंसान की जान की कीमत चुका सकते हैं? दूसरी तरफ लंबे समय तक सन्नाटा रहा। फिर एक तिरस्कार भरी हंसी सुनाई दी। वो बस एक हादसा था, उसकी किस्मत खराब थी। उस पल मेरे अंदर सिर्फ एक ही विचार बचा, शियाओ दिहाई को जेल पहुंचाना ही होगा। अगली रात ठीक 11 बजे मैं $5 लाख से भरा बैग लेकर अकेले दाशिन डेकोरेशन कंपनी पहुंचा। ठीक है, अंदर आओ। दूसरी मंजिल के ऑफिस में इस बार सिर्फ शियाओ चोंग और गंजा बॉडीगार्ड ही नहीं थे। वहां एक चश्मा पहने आदमी भी बैठा था। ये वकील जियांग हैं, इस लेन देन के गवाह। शियाओ चोंग ने मेज पर कई अकाउंट बुक्स रख दी। ये सारे असली रिकॉर्ड हैं, इसमें चांद शियाओयू के पैसे का हिसाब भी है। तो पैसा लाए हो? मैंने बैग खोला। अंदर डॉलर की गड्डियां चमक रही थी। उन्हें देखकर शियाओ दिहाई की आंखों में लालच साफ झलक उठा। वह बैग की तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला था कि मैंने तुरंत बैग बंद कर दिया। वह भड़क उठा, इसका क्या मतलब है? मैंने शांत स्वर में कहा, पहले साबित करो कि ये रिकॉर्ड असली है। वकील जियांग बोला, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। मैं हंसा, कौन जाने तुमने किसी नकली आदमी को बैठा रखा हो, पहले अपना लाइसेंस दिखाओ। वकील कुछ पल हिचकिचाया, फिर जेब से अपना वकील लाइसेंस निकालकर सामने रख दिया। फोटो उसी का था और संस्था का नाम था जोंगपिंग लॉ फर्म। ये देखकर मैं ठंडी हंसी हंसा। लू जियांगपिंग, अगर मुझे सही याद है तो तुम शियाओ दिहाई के कॉलेज के क्लासमेट हो। दोनों के चेहरे बदल गए। क्या कहना चाहते हो? मैंने सीधे कहा, यह पूरा सौदा शुरू से ही जाल था। तुम लोगों ने नकली अकाउंट बुक्स तैयार की। जैसे ही मैं उन्हें लेता तुम पुलिस बुलाकर मुझ पर जबरन वसूली का आरोप लगा देते। फिर वकील जियांग अदालत में गवाही देता कि मैंने धमका कर यह डील करवाई। अंत में मैं जेल जाता और तुम दोनों साफ बच निकलते। सही कह रहा हूं ना? वकील घबरा गया। बकवास बंद करो। हाँ डिश, मैंने ठंडी नजर से कहा, बकवास है या नहीं तुम खुद जानते हो। झूठ उजागर होते ही शियाओ चोंग पूरी तरह भड़क उठा, गंजे, इसे खत्म कर दो। पास खड़ा बॉडीगार्ड तुरंत जेब से फोल्डिंग चाकू निकाल लाया, लेकिन अगले ही पल उसकी चाकू की धार मेरी तरफ नहीं बल्कि शियाओ चोंग की तरफ थी। शियाओ चोंग अवाक रह गया। तुम? गंजा आदमी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारे भाई ने मुझे खरीद लिया है। फिर उसने बेरुखी से कहा, जब तक तुम जिंदा हो तुम हमेशा उसके लिए खतरा बने रहोगे। राज सिर्फ मरे हुए लोग ही छिपा सकते हैं। यह कहकर वह शियाओ चोंग की तरफ आखिरी नजर डालकर बाहर चला गया। तभी शियाओ चोंग को समझ आया, पूरा खेल शुरू से ही उसके खिलाफ था। वह कमजोर होकर सोफे पर गिर पड़ा और बार बार बड़बड़ाने लगा, नामुमकिन, ये नामुमकिन है, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहता हो कि ये सब झूठ है। कांपते हाथों से उसने तुरंत शियाओ दिहाई को फोन मिलाया। पैसे मिल गए? फोन के दूसरी तरफ से हंसी आई। मिल गए? बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए जगह का इंतजाम कर दिया है।
बस अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल जाओ। ये सुनते ही शियाओ चोंग का चेहरा राख जैसा पड़ गया। उसने दांत पीसकर कहा, अगर तुम भाई होने का लिहाज नहीं करोगे तो मुझे भी निर्दयी बनना पड़ेगा। मैं आत्मसमर्पण करूंगा और शियाओ दिहाई की शिकायत करूंगा। फिर उसने जल्दी से एक पता बताया, साउथ सिटी ओल्ड मशीनरी फैक्ट्री फैमिली कंपाउंड, बिल्डिंग 3, यूनिट 2, कमरा 401। असली अकाउंट बुक्स और रिश्वतखोरी की सूची मेरी पत्नी के पास है। मैंने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये साबित करना होगा कि रिकॉर्ड असली है। पता मिलते ही मैंने तुरंत ली जिंगुआ को खबर दी और कहा कि शियाओ चोंग को सरकारी गवाह के तौर पर सुरक्षा में लिया जाए। सब कुछ निपटाने के बाद मैं आखिरकार उस गंजे आदमी की तरफ मुड़ा जो अब भी हाथ में चाकू पकड़े खड़ा था। मैंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब बस करो, हमारे लोग नीचे पूरे इलाके को घेर चुके हैं और मान लो किसी चमत्कार से तुम भाग भी गए तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि शियाओ दिहाई तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? गंजे आदमी की पकड़ चाकू पर और कस गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना चमकने लगा। वह मूर्ख नहीं था। शियाओ दिहाई की निर्दयता वह खुद अपनी आंखों से देख चुका था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने धीरे धीरे फोल्डिंग नाइफ नीचे छोड़ दिया। फिर समझदारी दिखाते हुए कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। 5 मिनट बाद ली झिंगुआ के लोग शियाओ चोंग और उस गंजे आदमी को पुलिस कार में ले गए। उसी समय चांगान मशीनरी फैक्ट्री की तरफ से भी खबर आई। शियाओ चोंग की पत्नी ने सहयोग करते हुए सारे दस्तावेज सौंप दिए थे। उनमें वह बेहद गोपनीय सूची भी शामिल थी। सूची में कुल 17 लोगों के नाम थे। ली झिंगुआ ने उन भारी भरकम सबूतों को देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, इन सभी भ्रष्ट लोगों को कानून के सामने लाया जाएगा। लेकिन तभी ऑफिसर वोंग का एक अर्जेंट कॉल आया और कमरे का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। कुछ गड़बड़ हो गई है, शियाओ दिहाई गायब हो गया है। रात के ठीक 1 बजे शहर में पुलिस सायरनों की तेज आवाज गूंज उठी। सभी यूनिट्स ध्यान दें, तलाशी का दायरा बढ़ाओ, हर हाल में शियाओ दिहाई को पकड़ना है। ली झिंगुआ ने 3 अलग अलग प्रीसिंक्ट की पुलिस फोर्स को सक्रिय कर दिया। शहर से निकलने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी शियाओ दिहाई का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में गायब हो गया हो। तभी शियाओ चोंग ने अचानक एक नई जानकारी दी। उसने शहर के पश्चिम में एक सुनसान विला खरीदा था, मेरी पत्नी के नाम पर। शायद वही उसका छिपने का ठिकाना हो। जल्द ही हम सब उस विला की ओर रवाना हो गए। क्योंकि संभावना थी कि वह हथियार बंद हो सकता है, इसलिए पुलिस ने सीधे हमला नहीं किया। पहले पूरे विला को घेर लिया गया, फिर लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, शियाओ दिहाई, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, बाहर आ जाओ, अभी भी नरमी बढ़ती जा सकती है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ली झिंगुआ ने तुरंत आदेश दिया, दरवाजा तोड़ो। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, अंदर सिर्फ आधी खाई हुई इंस्टेंट नूडल्स की कटोरी मिली। बाकी पूरा घर खाली था। ली झिंगुआ ने दांत भींच लिए, धत्तेरे की। हम फिर एक कदम पीछे रह गए। दूसरी मंजिल की तिजोरी से 3 नकली पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियों के कागज मिले। स्पष्ट था कि वह लंबे समय से भागने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जो चीज देखकर मैं सबसे ज्यादा चौंका वह ये थी कि उन दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम भी जुड़ा हुआ था। उसी समय मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर से सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आया था, मैं स्कूल की टीचिंग बिल्डिंग में हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। ऑफिसर वोंग तुरंत बोला, मत जाओ, ये उसका जाल हो सकता है। लेकिन मैंने सिर हिला दिया, मुझे जाना ही होगा। जितनी देर वह आजाद रहेगा उतने ज्यादा सबूत नष्ट करेगा और उतने ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। सुबह 4:30 बजे नंबर 1 मिडिल स्कूल की टीचिंग बिल्डिंग अंधेरे में किसी विशाल दैत्य की तरह खड़ी थी। उससे अजीब सा खतरनाक एहसास निकल रहा था। मैं और ऑफिसर वोंग गहरी सांस लेकर अंदर दाखिल हुए। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही गलियारे के अंत में एक काली परछाई दिखाई दी। वह शियाओ दिहाई था। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद था और हाथ में वह कुछ कसकर पकड़े हुए था। अचानक उसने चीख कर कहा, एक कदम और बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। फिर उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, फोंग मिंग, अपने लोगों को पीछे हटाओ, वरना तुम अपने पिता का आखिरी राज कभी नहीं जान पाओगे। मेरे दिल में अचानक बेचैनी उठी। मेरे पिता ने कुछ गलत नहीं किया। शियाओ दिहाई हंसा, तुम्हारे पिता उस समय स्कूल के अकाउंटेंट थे। उन्होंने पुराने प्रिंसिपल के गबन के सबूत देख लिए थे, लेकिन रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर में उन्होंने 50,000 युआन लेकर चुप्पी साध ली और शहर छोड़ दिया। मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गया। फिर मैंने ऑफिसर वोंग की तरफ देखा। वह धीरे से बोला, नहीं, वह तुम पर हमला करेगा। मैंने जवाब दिया, सीढ़ियों पर इंतजार करो, जरूरत पड़ी तो मैं बुलाऊंगा। ऑफिसर वोंग अनिच्छा से पीछे हट गया, लेकिन उसकी बंदूक अब भी शियाओ दिहाई पर तनी हुई थी। शियाओ दिहाई फिर बोला, फोंग मिंग, इस दुनिया में कोई साफ नहीं होता। एक शियाओ दिहाई को गिराओगे तो 1000 और पैदा हो जाएंगे। फायदा क्या? मैंने ठंडी आवाज में कहा, नाटक बंद करो। अगर मुझे विला की तिजोरी में वह पुरानी शिकायत पत्र की कॉपी न मिलती जो कभी भेजी ही नहीं गई, तो शायद मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेता। मेरे पिता ने कभी रिश्वत नहीं ली, उन्हें तुम लोगों ने मजबूर करके नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया था। ये सुनते ही शियाओ दिहाई का चेहरा बदल गया। वह अचानक पागलों की तरह चिल्लाया, अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो हम सब साथ मरेंगे। उसी पल उसने हथियार उठाया, लेकिन उससे पहले ही ऑफिसर वोंग ने गोली चला दी। गोली सीधे उसके कंधे में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। कुछ ही सेकंड में स्वॉट टीम अंदर घुस आई। खून के तालाब में पड़े शियाओ दिहाई ने मेरी तरफ देखते हुए चीख कर कहा, फोंग मिंग, इतनी जल्दी खुश मत हो। इस खेल में कभी कोई नहीं जीतता। अंत में जीत हमेशा अन्याय की होती है। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और कहा, इसे तुरंत अस्पताल ले जाओ।
मरने मत देना, इसे जिंदा रहना होगा ताकि अदालत में अपने अपराधों का हिसाब दे सके। शियाओ दिहाई की गिरफ्तारी के तीसरे दिन उसकी पत्नी ने सजा कम करवाने की उम्मीद में पुलिस को फिर से नए सबूत सौंपे, एक लोहे का बक्सा और एक यूएसबी ड्राइव। लोहे के बक्से के अंदर पिछले 3 सालों के पैसे ट्रांसफर करने के रिकॉर्ड रखे थे। असल में उस समय उसे पता था कि वे 20,000 युआन चान शियाओयू के पिता की जान बचाने वाले पैसे थे, लेकिन वह शियाओ दिहाई का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए उसने चोरी छिपे हर महीने चान शियाओयू को पैसे भेजने शुरू किए। 3 सालों में वह रकम 30,000 युआन से भी ज्यादा हो गई थी। दूसरी तरफ यूएसबी ड्राइव में कई रिकॉर्डिंग्स और गुप्त अकाउंट्स का डेटा था। ये सबूत मिलते ही ली जिंगुआ ने तुरंत टेक्निकल टीम को बुलाया और रिकॉर्डिंग चलवाई। रिकॉर्डिंग में साफ आवाजें सुनाई दे रही थी। इस प्रोजेक्ट की असली मार्केट कीमत 8 मिलियन है, लेकिन कोटेशन 12 मिलियन का जाएगा। जो अतिरिक्त 4 मिलियन होंगे उसमें 60% तुम्हारा, 30% मेरा, बाकी 10% ऊपर वालों को खिलाने में जाएगा। जैसे ही वह आवाज कमरे में गूंजी, ली झिंगुआ का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि वह आवाज वह बहुत अच्छी तरह पहचानता था। अब उनके पास ऐसा पक्का सबूत था जिसे कोई भी अदालत नकार नहीं सकती थी। लेकिन उसी दौरान डॉक्टरों ने एक और खबर दी। शियाओ दिहाई के पास सिर्फ 1 महीना बचा है। उसके शरीर की हालत तेजी से बिगड़ चुकी थी। मेरे लगातार प्रयासों के बाद नंबर 1 मिडिल स्कूल में एक नया छात्र सहायता फंड स्थापित किया गया और चान शियाओयू, जो कभी मजबूरी में स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गया था, अब नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर दोबारा उसी स्कूल में लौट आया। जब वह डोनेशन प्लेक के पास से गुजरा तो उसने रुककर उसे गहराई से नमन किया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर निराशा या आंसू नहीं थे। वहां सिर्फ एक चीज थी, कई सालों बाद लौटी हुई युवावस्था और जीने की उम्मीद। उसी समय शहर के एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल में लगी विशाल स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। हमारे चैनल की ताजा खबर, नंबर 1 मिडिल स्कूल शिक्षा भ्रष्टाचार मामले में आज शहर की इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट ने सार्वजनिक फैसला सुनाया। सभी आरोपी दोषी पाए गए हैं। स्क्रीन पर आगे फैसला सुनाया गया। मुख्य आरोपी शियाओ दिहाई को 15 साल की जेल की सजा और उसकी सारी व्यक्तिगत संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है। साथ ही मामले में शामिल अन्य सभी भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। स्क्रीन पर हथकड़ियों में जकड़े शियाओ दिहाई की तस्वीर दिखाई दी। अब उसके चेहरे पर पहले वाली घमंड भरी मुस्कान नहीं थी, सिर्फ हार और पछतावा बचा था।